हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो जिन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ लोगों के बचे हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग फाइनली अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट आज हम डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट हमारी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जिनको सिलेबस नहीं पता है वो यूट्यूब पे सर्च करें बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी सिलेबस बीएससी वर्ड अमर सिंह, या आप चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से देख लेंगे। जो पहली यूनिट है इसमें मेनली हमको बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे अणु, ऐसे मोलिक्यूल जिनको हम सीधे, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसको छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के थ्रू क्या होता है, जो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बड़े बड़े, उनको तोड़ा जाता है, तो वो मैक्रो मोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल मतलब जैव अणु जो हमारे सेलुलर लेवल और बॉडी लेवल, बॉडी का जो सेलुलर लेवल है उस पर जो कार्य करते हैं मोलिक्यूल। तो इसमें मेनली हमको क्या क्या पढ़ना है? पहला तो पढ़ना है हमका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इनका, और इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं उसको अध्ययन करेंगे, उनका क्या कार्य होता है। बाकी इनका मेटाबॉलिज्म जो कार्बोहाइड्रेट का है वो सेपरेट यूनिट में हमको पढ़ना है। पहली यूनिट में केवल कार्बोहाइड्रेट का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है और इनके फंक्शन पढ़ना है। किस तरह से ये हाइड्रोलाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, रिडक्शन में कैसे होता है, ये सब हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। इसके लिए सेपरेट यूनिट बनाई गई है, डिटेल में पढ़ना है। नंबर 2 इसमें आता है लिपिड। हिंदी में भी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। आप लोग इसको साथ साथ नोट करते चलेंगे, आपके नोट्स बन जाएंगे अच्छे। इसमें हम वसा को पढ़ेंगे, लिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे और इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड होते हैं, बहुत सारे स्टेरोल हैं, स्टेरॉइड्स हैं, सारे इसी में आते हैं। तो लिपिड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनकी जो संरचना है और कार्य इसमें पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म जो लिपिड का है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये सेपरेट यूनिट में हमको पढ़ना है। थर्ड इसमें आता है प्रोटीन और अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। इसका भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। प्रोटीन और अमीनो अम्ल, इसको हिंदी में बोलते हैं अमीनो अम्ल। ठीक, तो ओवरऑल ये यूनिट है हमारी फर्स्ट। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आगे मैं आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको आउटलाइन बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और क्लासिफिकेशन जो है मोनोसेकेराइड तक आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हेडिंग लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड, अगर इसकी ओल्ड डिफिनेशन देखी जाए कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, इसके ओल्ड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ वाटर मोलिक्यूल जुड़ा हुआ हो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते थे। ओल्ड डिफिनेशन है ये। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट, इसका जो फार्मूला होता था, जनरल फार्मूला
जनरल फार्मूला होता है CnH2O का होल n। अब n यहाँ पे 1 2 3 4 हो सकता है, मतलब कार्बन से डायरेक्टली वाटर जुड़ा हुआ है H2O। ये ओल्ड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैं जो इसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं और हैं कार्बोहाइड्रेट। मतलब बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, तो इस फार्मूला में कहीं नाइट्रोजन और सल्फर तो आ नहीं रहा, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन ये फार्मूला में सीधे फिक्स नहीं होते हैं, वो नहीं बैठते हैं सीधा, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और नई जो इसकी डिफिनेशन आई है उसके अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन परिभाषा ये है, दोज कंपाउंड लिखेंगे, दोज कंपाउंड हैज एट लीस्ट वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, एटलीस्ट 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 1 कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ऐसे यौगिक जो कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH रखते हो और एक उसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। अब कार्बोनिल ग्रुप में 2 प्रकार के आते हैं, एक आता है CO, C डबल बॉन्ड O, मतलब ये हो गया कीटोन, और एक हमारा आता है CHO, मतलब एल्डिहाइड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, या तो कीटोन हो या एल्डिहाइड, दोनों नहीं, या कीटोन प्रेजेंट हो या फिर एल्डिहाइड, मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप हो चाहे कीटोन या एल्डिहाइड, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये मॉडर्न डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। पुरानी डिफिनेशन क्या थी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और मॉडर्न है इसमें हम एटलीस्ट जैसे कि एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो और एक क्या जुड़ा हो, एक कार्बन से कार्बोनिल ग्रुप हो। कार्बोनिल ग्रुप मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो सकता है या फिर CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ये मॉडर्न डिफिनेशन है। हिंदी में भी आप लोग लिख लेंगे, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप तथा कम से कम एक कार्बोनिल ग्रुप कीटोन या एल्डिहाइड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मॉडर्न डिफिनेशन है। अब बात करें तो यही मतलब आजकल यूज होती है, जितने भी बायोकेमिस्ट हैं उन्होंने इसी को स्वीकार किया है। अब बात करें सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की, तो सबसे सिंपल कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें मिनिमम कितने कार्बन होंगे, आप लोग सोचिए। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होगा, सबसे आसान, सबसे सामान्य, उसमें कितने कार्बन होने चाहिए मिनिमम, कम से कम? अरे भाई, कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक कार्बन से तो हो नहीं पाएगा, एक कार्बन पे तो OH ही लग जाएगा, और दूसरे कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, या तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही कार्बन पे आप OH लगा दो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो या फिर एल्डिहाइड लगा दो CHO, ऐसा ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर नहीं है। इसी से सीधा तुम इस कार्बन से OH जोड़ दिया और इधर कार्बोनिल ग्रुप लगा दिए, ये अलग अलग कार्बन पर होने चाहिए, ठीक, वरना टाटोमेरिज्म हो जाएगा इसमें, चला हुआ होता आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे किस तरह से इसके कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म पाए जाते हैं। और अभी जल्दी ही मैं आप लोगों की लाइव क्लास लूँगा, तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन वाला हूँ तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा ऑनलाइन में अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, उतनी फैसिलिटीज़ अभी नहीं है। आप लोगों की हेल्प और प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो जल्दी से जल्दी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होगा, अच्छा कैमरा होगा, तो आप लोगों को भी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो अगर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो एटलीस्ट 2 कार्बन तो उसमें होने ही चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, किस तरह से, मान लो COH और CHO, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या होगा? हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। अब इसका देखो, इस कार्बन पे ये CH2 तो लगाओगे ही, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी होंगी, एक दो बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, जो CH3CHO होता है, ये क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, CH3CHO, ये है एसिटाल्डिहाइड। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं, ऐसे देखो CHO, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं मैं OH से, तो पहले था ये एसिटाल्डिहाइड, अब हो गया हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इससे ज़्यादा सिंपल और आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसको भी हम बना सकते हैं इस तरह से, CHO CH2OH CHOH और CH2OH। ग्लिसरीन का सूत्र आप लोग जानते होंगे, उसी तरह से इसमें जो है बनाया गया है। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर लगा हुआ है और 2 हाइड्रोक्सी है, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और आप बना सकते हो CH2OH C डबल बॉन्ड OH, मतलब डबल बॉन्ड O लगाओगे जब इसमें, तो ये कीटोन ग्रुप आ गया, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें है और एक कीटोन है, तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं और कीटोन है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। और इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो आपको पता ही है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, राइबोलोज है, ठीक है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ग्लाइकोजन है, इसी तरह से स्टार्च है, स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज है, सारे डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो आज जो है इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसमें आपको ये सीखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं आखिर, तो इसके बारे में चर्चा करनी है बस। तो इसको नोट करिए, क्योंकि सिंपलेस्ट पूछता है, जब आप एग्जाम देने जाओगे सेकेंड सेमेस्टर का, तो उसमें पूछेगा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड होगा, उसमें और भी एग्जाम्पल होंगे, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप लोग पोज करके नोट करिए, फिर आगे आपको बताता हूँ। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या लिखते हैं? एक सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगता है इसमें ओज। क्या होता है? ओज। कोई भी नाम होता है, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, मैनोज। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि ग्लूकोज को हिंदी में भी तो ग्लूकोज ही लिखते हैं, तो इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हो जिसका हिंदी में है। तो ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज है, माल्टोज है, मैनोज है। देखो सब में आपको लास्ट में ओज दिख रहा है, ओज दिख रहा है ना। फ्रक्टोज मीठी शुगर इसको बोलते हैं, लैक्टोज है, इसी तरह से राइबोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोज, जो कि एक पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर आप लोग पढ़े हो, डीएनए आरएनए में मिलता है। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज लिख सकते हो, डीऑक्सीराइबोज। अब देखो सब में ओज आ रहा है लास्ट में, तो ये सफिक्स लगाया जाता है कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग में। इससे क्या होता है, हमको पहचान में आ जाता है। कोई कंपाउंड लिखा है, आप पढ़ेंगे उसको तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, शुगर है। अब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको बोलते हैं हम शुगर। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड, ये सारी चीज़ें लिखो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे।
द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड शुगर। ठीक है, मतलब जो सामान्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सामान्य कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा या शुगर कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, सुक्रोज है, तो ये सब क्या है? शर्करा होती है, शर्कराएं हैं। इनका जो मेन सोर्स होता है, मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है पादप, प्लांट्स। ये मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमको प्लांट से, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस तो प्लांट ही करते हैं, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके थ्रू क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, स्टार्च बनता है। अब स्टार्च वो जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम लोग खाते हैं, और हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को या जितने भी एनिमल हैं उनको कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो मुख्य स्रोत है इसका कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? प्लांट से है। तो प्लांट से हमको ये चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसको आप लोग नोट करें, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और मोनोसैकेराइड का पहले देखेंगे किस तरह से क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनको मेनली जो है 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। पहला है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। नंबर 2 डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। नंबर 3 है इसमें ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और लास्ट में आता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होते हैं सिंपल होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उनको हम मोनोसैकेराइड के अंदर रखते हैं। ये जो है इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो यूनिट है मोनोसैकेराइड, इनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। जो डाइसैकेराइड होते हैं ये 2 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। बात करें ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड 3 से 10 यूनिट होती हैं इसमें। यूनिट मतलब इकाई। 3 से 10 यूनिट क्या होती है? मोनोसैकेराइड की, मोनोसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इसमें मोर देन 10 यूनिट। अब इसमें 100 यूनिट भी हो सकती है मोनोसैकेराइड की, और
1000 भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, मतलब मोर देन 10, मतलब 10 के ऊपर कई सारी हो सकती है। जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये सब पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होता है पॉलीसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज है, माल्टोज है, ठीक है। तो ये हम सारे एग्जाम्पल और डिटेल में बताएंगे जब डाइसेकेराइड का पूरा सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे। आज हम बता रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का 4 पार्ट में बांटा गया है, और ये जो यूनिट होती हैं, जैसे कि डाइसेकेराइड में 2 यूनिट हैं। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में एक होता है ग्लूकोज यूनिट, एक होता है फ्रक्टोज। तो ये दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। किससे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बंध बना होता है इनके बीच में। इसी तरह से जो 3 से 10 यूनिट है या 10 से ज़्यादा यूनिट, बहुत सारी यूनिट छोटी छोटी जो हैं, एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बंधी रहती है, और बहुत सारी यूनिट जुड़ती चली जाती है, तो बना लेती है पॉलीसेकेराइड। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का। अब आज हम मेनली मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन फर्दर पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड में भी बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। ट्रायोज है, टेट्रोज है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे मोनोसेकेराइड। ये सारी चीज़ें आप अगर नेट का भी एग्जाम, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो देंगे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल जो है वो 2 जगह चैप्टर आपको पढ़ना है। एक तो केमिस्ट्री में 12th की जो सेकंड केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी आपको जे मोड पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल। और जो 12th की 11th की जो बायो है, उसमें भी आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, ठीक है। तो मेनली हम मोनोसेकेराइड की बात करेंगे। मोनोसेकेराइड डिफिनेशन तो मैंने बता ही दिया, आपको पता ही है कि ऐसे यूनिट जिसको और ज़्यादा जल अपघटित नहीं किया जा सकता है, जिनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ये सिंपलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि टेट्रोज है, ट्रायोज है, नंबर 1। इसको हम पहले बताते हैं किसके बेस पे वर्गीकृत किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? 2 प्रकार के। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 टाइप के होंगे। एक तो होंगे कीटोन, और एक कैसे होंगे? एल्डिहाइड ग्रुप रखने वाले। और दूसरा इनका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब कार्बन परमाणुओं के आधार पर इनको बांटा गया है। और अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप, जो कार्यात्मक समूह है, कार्यात्मक समूह के आधार पर इनको 2 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें कीटोन हो और एल्डिहाइड। जिसमें कीटोन होगा उसको बोलेंगे हम कीटोज। क्या बोलेंगे? कीटोज। और जिस कार्बोहाइड्रेट, जिस मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसको बोलेंगे एल्डोज। क्या बोलेंगे? एल्डोज। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर इसके आधार पे देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हम इनको बांटते हैं। नंबर 1 ट्रायोजेस, हिंदी में भी ट्रायोज ही लिखेंगे, ट्रायोज। नंबर 2 टेट्रोज। नंबर 3 पेंटोज। नंबर 4 हेक्सोज। और नंबर 5 है हेप्टोज। नीचे तक आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है।
तो इनको इस तरह से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ट्रायोजेस मतलब जिसमें 3 कार्बन होंगे, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन होंगे। टेट्रोजेस मतलब 4 कार्बन एटम। पेंटोजेस मतलब 5 कार्बन एटम। हेक्सोजेस मतलब 6 कार्बन एटम और हेप्टोज में 7 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। और फंक्शनल ग्रुप के आधार पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कीटोज और एल्डोज। अब इसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं मोनोसेकेराइड। और दोनों के लिखेंगे, कीटोज के भी, एल्डोज और कीटोज दोनों के साथ साथ लिखेंगे। ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें कार्बन एटम 3 है और एल्डिहाइड ग्रुप है उसको हम एल्डोज में लिखेंगे। ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन 3 है और ग्रुप है कीटोन तो उसको हम कीटोज में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 4 कार्बन वाले कीटोज और एल्डोज, 5 कार्बन वाले कीटोज और एल्डोज, 6 कार्बन कंटेनिंग एल्डोज और कीटोज, इनको सबको हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि सीधा एग्जाम में जो है इसके एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो अगर ट्रायोज की बात करें जो 3 कार्बन वाला है और उसमें क्या है एल्डिहाइड, तो ग्लिसरल डिहाइड आता है। क्या आता है? ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड। बात करें 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें आता है DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन स्ट्रक्चर इसका हम बताए थे आपको भी, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। इसी तरह से आपको ग्लिसरल डिहाइड का भी बताए थे। ग्लिसरॉल में आप 2 हाइड्रोजन हटा के टॉप वाले कार्बन से जोड़ देंगे एल्डिहाइड। एल्डोज मतलब जिसमें CHO ग्रुप हो और कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कीटोन ग्रुप हो। तो इस तरह से ग्लिसरल डिहाइड और इधर आएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। आप हिंदी में भी ग्लिसरल डिहाइड को ग्लिसरल डिहाइड ही लिखेंगे और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को भी हिंदी में वही लिखा जाएगा। अब बात करते हैं टेट्रोज की। तो टेट्रोज में कौन से आते हैं? एरिथ्रोज। जो 4 कार्बन वाला एल्डोज है वो होगा एरिथ्रोज। एरिथ्रोज। और कीटोन होगा इसका एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोलोज। ठीक है, ये 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एरिथ्रोज और जिसमें कीटोन ग्रुप है वो एरिथ्रोलोज। इसी तरह से पेंटोज में बात करें तो राइबोज और राइबोलोज। राइबोज और राइबोलोज। ऐसे ही बात करें हम हेक्सोज की, 6 कार्बन वाले, तो 6 कार्बन वाले तो आप बचपन से रटते आ रहे हो। 6 कार्बन वाले जो मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज पढ़ते आ रहे हो ना, फ्रक्टोज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज। तो 6 कार्बन कंटेनिंग एल्डोज हो गया और 6 कार्बन कंटेनिंग कीटोज कौन सा होगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। अब बात करते हैं हम हेप्टोज की जिसमें 7 कार्बन है। तो इसमें आता है ग्लूकोहेप्टोज। हम ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे विजिबल नहीं होगा। जो 7 कार्बन वाला है ग्लूकोहेप्टोज। और बात करें इसके कीटोन की, 7 कार्बन एटम है और कीटोज है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सिडोहेप्टोज। सिडोहेप्टोज। तो ये मोनोसेकेराइड का जो है क्लासिफिकेशन था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई प्रकार की दिक्कत है, डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन करिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा। इस टाइम मेरे पास थोड़ा समय कम था क्योंकि ऑफलाइन में 11-12 वालों को पढ़ाता हूँ, तो बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे हैं ना आजकल, तो उसी लिए जो है ज़्यादा बिजी था मैं। तो समय अब मान के चलो फ्री ही हो जाऊँगा तो सारी क्लासें आपकी लूँगा। बॉटनी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल से,
और केमिस्ट्री की भी स्टार्ट हो जाएंगी, साथ साथ पैरेलल तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, डिटेल में पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको नोट्स बनाना है, नोट करना है और साथ साथ रिवाइज भी करते रहना है। और मैं सारे ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसको इतना पढ़ो अच्छे से, ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।